नाज़रीन इकराम, नेपाल के स्टूडेंट्स ने, जनरेशन जेड ने मुल्क में क्या ढहा दी। यूं कह लीजिए कि नेपाल का सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। नेपाल के इक़्तिदार के ऐवानों में ऐसा लर्जा पैदा कर दिया कि नाज़रीन इकराम, तारीख इस इनकलाब को हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखेगी। नेपाल के वजीर आजम की बीवी को जिंदा जला दिया गया। नेपाल के प्रेसिडेंट हाउस को आग लगा दी गई। नेपाल की पार्लियामेंट को आग लगाकर वहां पर कब्जा कर लिया गया। नेपाल के वजीर आजम हाउस के अंदर बैठी काबीना को अंदर घुसकर स्टूडेंट से नाज़रीन इकराम सरेआम पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। मदद जरा जो है उन्होंने भाग कर जान छिपाई। खासतौर पर नेपाल के वजीर खजाना को काठमांडू की सड़कों के ऊपर नंगा दौड़ते देखा गया और आवाम जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नजर आई। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? नाज़रीन इकराम, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये लावा पक रहा था और आज से नहीं, काफी अर्से से पक रहा था, क्योंकि जो नेपाल है गुज़िश्ता कई सदियों से बादशाहत की निर्गत में था। वहां ना तो कोई इंतखाब होता था, वहां पे जो भी हुक्मरान थे वो नाज़रीन इकराम नस्ल द नस्ल बादशाहत के निज़ाम को आगे लेके जा रहे थे। जो नेपाल की यूथ थी वो सख्त फ्रस्ट्रेटेड थी, और जो हुक्मरान थे, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो और उनके बच्चे जो है लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे, जबकि नेपाल की जो आम जनता है वो इंतहाई बुरे हालात का सामना कर रही थी। कुछ लोग बैरून मुल्क जलील हो रहे थे और कुछ लोग अपने ही मुल्क में जलील हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये मानना था कि कमाते वो हैं, जबकि जो लग्जरी लाइफ है वो नेपाल के हुक्मरान, नेपाल का अशराफिया, चाहे उसका तल्लक हुक्मरानों से हो चाहे उसका तल्लक अपोजिशन से हो, वो गुजार रहा है। और इसमें नाज़रीन इकराम आग डालने का काम सोशल मीडिया ने किया, क्योंकि जो हुक्मरान एलीट थी उनके जो बच्चे थे वो नाज़रीन इकराम अपनी लग्जरी लाइफ की वीडियोस, तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे थे। किसी ने 35 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, तो किसी ने 10 करोड़ के लग्जरी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। ये सब कुछ वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे थे, जिसके बाद वहां की यूथ जनरेशन जेड, ये वो लोग हैं जिनको किसी ने लीड नहीं किया, किसी सियासी लीडर ने, किसी अपोजिशन के बंदे ने लीड नहीं किया। ये स्टूडेंट्स की पुरअमन तहरीक थी। इन्होंने नाज़रीन इकराम पुरअमन तरीके से एहतजाज शुरू किया, लेकिन मामला उस वक्त गर्म हुआ जब हुक्मरानों ने अवाम की आवाज को रोकने के लिए सोशल मीडिया का गला दबा दिया और सोशल मीडिया की तमाम ऐप्स को बैन कर दिया। हुक्मरानों के इस मूव ने स्टूडेंट्स को और भड़का दिया। स्टूडेंट्स जो है वो घरों से बाहर निकल आए। ये जो स्टूडेंट्स थे ये 18 से 25 साल के दरमियान की एज वाले स्टूडेंट्स थे, और ये लोग जब काठमांडू की गलियों पे बाहर निकले हैं तो फिर हुक्मरानों ने इनके ऊपर फायर खोल दिया। 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मौके पर हलाक हो गए, जिसके बाद नाज़रीन इकराम इस मामले ने पूरे नेपाल को घरों से बाहर निकाल दिया और पूरा नेपाल सड़कों के ऊपर निकल आया। सब ने दरअसल हुकूमत काठमांडू का रुख कर लिया। देखते ही देखते लाखों की तादाद में जो नेपाली हैं वो काठमांडू की सड़कों के ऊपर जमा हो गए और सब ने मिलकर वजीर आजम हाउस का रुख किया। वजीर आजम हाउस में जाकर घुसे, वहां पर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की, आग लगाई, और देखते देखते इन्होंने पूरे काठमांडू को जाम कर दिया और तमाम तर सरकारी इमारतों को या तो जला दिया या फिर उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जिसके बाद नाज़रीन इकराम नेपाल के जो हुक्मरान हैं वो मुल्क से भागते हुए नजर आए। नेपाल के जो वजीर आजम थे वो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको, जो आर्मी थी वहां से, उसने रेस्क्यू किया और वहां से भेज दिया और उनको कहा कि हम अब मजीद अपनी आवाम के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते, क्योंकि ये लोग जो है अब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से नेपाल में एक तारीखी तख्तापलट हुआ। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि नेपाल की जो आर्मी है उसने स्टूडेंट्स को पुरअमन रहने की अपील की है और कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे आएं, तोड़ फोड़ और जो तशद्दुद का रास्ता है इसको फिलहाल रोक दें, और साथ साथ पूरे नेपाल में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। नेपाल के तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, बल्कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एयरपोर्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि जो ज्यादातर हुक्मरान तबका था वो मुल्क से बाहर भाग रहा था। तो नाज़रीन इकराम, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नेपाल की। इस वाले से मजीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसराइल जब गजा को निशाना बना रहा था, गजा की नस्लकशी कर रहा था, तो अरब के दिगर मालिक ये समझ रहे थे कि शायद इसराइल का जो फोकस है वो गजा होगा, हम महफूज रहेंगे, हम उसके साथ दोस्तियां करते हैं। जैसा कि बहुत ही अहम तरीन मुल्क यूएई ने इसराइल के साथ दोस्ती की, तो उनके जहन में यही चल रहा था कि हम इनके साथ दोस्तियां करेंगे तो शायद वो हमें माफ कर देगा। लेकिन इसराइल जो है उनको ये नहीं पता था कि वो तो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर अमल कर रहा है
और उसके ऊपर उसने अमल दरामद शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता 36 घंटे में उसने 4 अरब ममालिक के ऊपर फ़ज़ाई हमले किए हैं। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 अरब ममालिक के ऊपर उसने हमला किया है। पहले उसने गज़ा को निशाना बनाया है, उसके बाद उसने ट्यूनिस को निशाना बनाया है, उसके बाद उसने शाम को निशाना बनाया है और आज उसने नाज़रीन इकराम गल्फ कॉर्पोरेशन की जो अहम तरीन कंट्री है कतर, जिसके ऊपर सोचा भी नहीं जा सकता था कि इसराइल उसको भी निशाना बनाएगा, तो आज उसने कतर के दरअल हुकूमत दोहा में जो अपना फजाई हमला किया और वहां पर हमास की क्यादत को निशाना बनाया है। हमास की क्यादत वहां पर बैठ के गजा जंगबंदी की तजावीज के ऊपर जो है वो गौर कर रही थी। तो इसराइल की जन्म से बैक टू बैक 12 हमले जो है वहां पर किए गए और इस हमले में हमास के मरकजी रहनुमा तो महफूज रहे, लेकिन उनके बेटे समेत कुल 6 अफराद जो है इसमें हलाक हो गए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इसराइल ने कहा है कि इस हमले को लेकर उसने अमेरिका को जो है वो ऑन बोर्ड लिया था और वही दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से ये कहा गया है कि इस हमले को लेकर हमने पेशकशी कतर को बता दिया था, लेकिन दूसरी तरफ जो कतर है वो अमेरिका की इस बात से सहमत नजर नहीं आता और उसकी जानब से इससे इनकार किया गया है और साथ साथ उसने कहा है कि इसराइल का उसके ऊपर हमला जो है उसकी सलामती और उसकी खुद मुख्तारी की संगीन हलावर्जी है और ये नाकाबिले कबूल है। दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने मुश्किल की इस घड़ी में कतर के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है और पाकिस्तान ने भी नाज़रीन इकराम कतर में होने वाले इस हमले को वहशियाना हमल करार दिया है और इसकी सख्त से सख्त मजम्मत की है। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम ये बात आप ज़हन में रखें कि देखें, इसराइली हमले से एक बात वाज़ह हो चुकी है कि आप जितने मर्जी अमीर हों, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपके पास डॉलर हो, आपके पास रियाल हो, आप जितना मर्जी अमेरिका के तहादी हो, लेकिन जब आपके पास मजबूत फौज नहीं है, आपके पास मजबूत दफा नहीं है, तो कोई भी आपकी मुल्क के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। दिनों आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो पाकिस्तान की जानब से किस कदर मोहलक जवाब दिया गया था भारत को। क्योंकि पाकिस्तान अमीर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो मजबूत है, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, कतर उसका जवाब नहीं दे पाया इसराइल को, क्योंकि इसराइल जो है वो ताकतवर है कतर से। कतर अमीर तो है, लेकिन कतर दफाई लिहाज से कमजोर मुल्क है और दीगर अरब मुल्क जो है वो भी दफाई लिहाज से कमजोर मुल्क है। इन ममालिक को अब अपनी कौमी सलामती को बरकरार रखने के लिए और अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए अपनी इस स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा और अपने पास जो उतना इनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं उसको अपने ऊपर लगाने के बजाय, अय्याशियां करने की बजाय दफा के ऊपर लगाकर जो है ये भी पाकिस्तान की तरह अपना दफा कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आप इस सारी सूरत के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।